मैं डॉक्टर मोरेश्वर राम जी नगराळे। मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले का रहवासी हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वप्न साकार मंच का अध्यक्ष और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की राजनीतिक पार्टी आरपीआई का वर्धा जिले का उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय राज्य घटना को सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यह पार्टी स्थापित की। इसलिए जो समदुखी लोग हैं उन्होंने एक होकर बाबा साहब के पार्टी से लड़ना चाहिए और भारतीय राज्य घटना को सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैंने बनाया है, कृपया सुनिएगा। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध यह सभी भारत के 52% लोग समदुखी होने से एक होकर बाबा साहब के आरपीआई पर लड़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वप्न साकार मंच। 11 साल के बीजेपी एनडीए सरकार के कार्यकाल में 17% एससी, 8% एसटी, ऐसे 25% एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो रहा है और एससी एसटी को मौके की जगह पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। 22% मुस्लिम और 2.5% क्रिश्चियन, ऐसे 24.5% मुस्लिम और क्रिश्चियनों का सिटीजन राइट और धार्मिक स्थलों की ज़मीनें छीनने का प्रयास बीजेपी एनडीए सरकार कर रही है। 1.7% सिख और 0.8% बौद्ध, ऐसे 2.5% सिख और बौद्ध राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर इन 2.5% सिख और बौद्धों की आवाज़ भी सरकार सुनती नहीं है। इसलिए एससी, एसटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध ऐसे सभी 52% लोगों ने एक होकर सन 2029 तक होने वाले सभी 25 राज्यों के विधानसभाओं में और सन 2029 की लोकसभा भी राहुल गांधी जी के कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी एनडीए सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए और चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में भी अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई यह राजनीतिक पार्टी भारतीय राज्य घटना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यानी असल अमल बजावनी के लिए स्थापित की है। हम सभी 6 समाज के दुख एक समान होने से यानी हम सभी समदुखी होने से एक होकर लड़े तो बीजेपी एनडीए कैंडिडेट जो अपने ही समाज का होकर चुन के आने के बाद विधानसभा हो या लोकसभा हो, हम सबके लिए आवाज़ नहीं उठाता, वो आवाज़ हम बाबा साहब के आरपीआई पर आमदार खासदार बन के उठाएंगे। हमारे 6 समाज के गठबंधन में से किसी एक ने बाबा साहब के आरपीआई पर चुनकर आना जरूरी है, क्योंकि जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ तब से आज़ाद भारत में कुल 15 प्रधानमंत्री हुए। इनमें से 14 प्रधानमंत्रियों ने कभी भी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ नहीं की। 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2025 के स्वतंत्रता दिन पर दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ की है। मोदी जी ने आरएसएस की तारीफ क्यों की, यह जानने का प्रयास करने के बाद पता चला कि मोदी जी भारतीय राज्य घटना इम्प्लीमेंट करने के बजाय सेकंड आरएसएस चीफ
माधव सदाशिव गोलवलकर की किताबें बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, जो आरएसएस की 2 किताबें इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। पंतप्रधान मोदी जी ने 10% आरक्षण ईबीसी को दिया। वो आरएसएस के सेकंड चीफ माधव सदाशिव गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स के मुताबिक दिया है। इस किताब के पेज नंबर 357 पर गोलवलकर लिखते हैं, द प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। बाबा साहब आरक्षण देते वक्त सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बात करते हैं। जब बाबा साहब ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भारतीय राज्य घटना में 340वां आर्टिकल, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस सोशली एंड एजुकेशनली लिखते हैं, तब वो ओबीसी के इकोनॉमिक बेस का जिक्र नहीं करते। बाबा साहब ने क्लियर कट भारतीय राज्य घटना में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बात लिखी है, तब भी बीजेपी एनडीए सरकार बाबा साहब के राज्य घटना को न मानकर आर्थिक बेस की बात कर रही है और आर्थिक बेस पर कमीशन स्थापित न करके सीधा 10% आरक्षण ईबीसी को दे दिया। यह भारतीय राज्य घटना के अनुकूल नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी 2020 बीजेपी एनडीए सरकार ने लाई, वो भी आरएसएस के कारण। आरएसएस के माधव सदाशिव गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 380 में लिखते हैं, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिम्स टू नीड ए कंप्लीट चेंज। माधव सदाशिव गोलवलकर के इस स्टेटमेंट के कारण बीजेपी एनडीए सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। यह पॉलिसी महंगी तो है, इस पॉलिसी से भारत के कई देहातों के स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। अगर देहातों के स्कूल्स बंद हुए तो गरीब का 6 साल का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। भारतीय राज्य घटना 14 साल तक हर बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करती है, आर्टिकल 45 में करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह पॉलिसी भारतीय राज्य घटना के आर्टिकल 45 के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि देहातों के स्कूल्स बंद हुए तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। भारत में सबसे ज़्यादा कुल 66 सरकारी कंपनियां यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने निकाली। सरकारी कंपनियां यानी पीएसयू निकालने में दूसरा नंबर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आता है। राजीव गांधी जी ने भी 66 सरकारी कंपनियां निकाली। इन पंतप्रधानों ने कभी भी सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज्ड यानी पूंजीपतियों को बेची नहीं। सरकारी कंपनी से काम करने वालों को सिक्योरिटी मिलती है। मोदी जी ने अपने 11 साल के टर्म में एक भी सरकारी कंपनी यानी पीएसयू नहीं निकाली, मगर वो सरकारी कंपनियां बेचकर पूंजीपतियों के हाथों में देने पर जोर दे रहे हैं। यह बात भी भारतीय राज्य घटना के खिलाफ है। अगर सरकारी कंपनियां नहीं रहेगी तो एससी, एसटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बौद्धों का कौन नौकरियां देगा। खासकर मागासवर्गीय कैसे सिक्योर होंगे और वो सवर्णों के बराबरी में कैसे आएंगे। आरएसएस के माधव सदाशिव गोलवलकर अपनी किताब वी और अवर नेशन हु डिफाइन के जरिए मुस्लिमों का और क्रिश्चियनों का सिटीजन राइट छीनना चाहती है। यह इस किताब के पेज नंबर 45 पर खुलेआम लिखा है। गोलवलकर लिखते हैं, फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान may stay in the country wholly subordinated to Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, not even citizen right। यह कितनी गलत बात है, जबकि बाबा साहब ने भारत के हर एक नागरिक को आर्टिकल 326 के तहत भारत की नागरिकता दी है।
भारत के एक अभ्यासक श्री राजू परूलेकर अपने भाषण में कहते हैं, भारत में 96% बहुजन हैं और 4% ब्राह्मण हैं। ज़्यादातर 4% ब्राह्मणों को ही बीजेपी एनडीए सरकार ने भारत के सभी केंद्रीय मंत्रालयों में और संवैधानिक संस्थानों में बिठाया। राजू परूलेकर जी के स्टेटमेंट के मुताबिक भारत देश बहुजनों का देश है, मगर 4% ब्राह्मण भारत के संवैधानिक संस्थान चला रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एनडीए सरकार भारत की राज्य घटना इम्प्लीमेंट करने के बजाय आरएसएस के सेकंड चीफ माधव सदाशिव गोलवलकर ने लिखी हुई 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन ऑफ डिफाइन में बताए हुए बातों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी जी आरएसएस के प्रचारक तो थे ही, मगर वो राजनीति के रणनीतिकार भी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। राजनीति के रणनीतिकार होना गलत नहीं है, मगर अगर वो सिर्फ 4% ब्राह्मणों को ही भारत के संवैधानिक संस्थानों में बिठाने के लिए रणनीति करते हैं तो 96% बहुजनों में से जो नेता है उन्होंने 96% लोगों को संवैधानिक संस्थानों में लाभ मिले, ऐसी रणनीति बनाने को बहुजनों के नेताओं को किसने रोका है? बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी यह 2 अम्बेडकरी नेता है। यह दोनों अम्बेडकरी नेता सीधा बीजेपी एनडीए से पैक्ट करते हैं। यह दोनों अम्बेडकरी नेता अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से अपने समाज को आरक्षण खत्म हो रहा है और अपने समाज के लोगों को संवैधानिक संस्थानों में मौके की जगह नहीं मिल रही है। फिर भी वो एक केंद्रीय मंत्री पद के कारण बीजेपी एनडीए सरकार के साथ है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी अम्बेडकरी नेता है। खासकर 2 अम्बेडकरी नेता एडवोकेट प्रकाश जी तथा बाबा साहेब अम्बेडकर और मायावती जी को मास नेता माना जाता है। यह 2 राज्यों के 2 नेता बिहार के नेताओं की तरह बीजेपी एनडीए से पैक्ट नहीं करते, मगर वो किसी समविचारी पार्टियों से भी पैक्ट नहीं करते। और ये दोनों अम्बेडकरी नेता सिर्फ अपने बल पर लड़के अपना वोट बर्बाद कर इनडायरेक्टली बीजेपी एनडीए को लाभ पहुंचाते हैं। इन 2 अम्बेडकरी नेताओं की राजनीतिक रणनीति 2014 और 2019 के लोकसभा में अम्बेडकरी जनता ने देखी है। जब इन 2 नेताओं को अम्बेडकरी जनता 100% वोट देती है, तब बीजेपी सरकार आती है। जब इन 2 नेताओं को दोनों राज्यों की अम्बेडकरी जनता ने 50% से कम वोट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिया, तो 2024 में बीजेपी नहीं एनडीए सरकार आई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने अम्बेडकरी नेताओं को दिनांक 30 सितंबर 1956 को बताया कि जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ समविचारी पार्टियों से गठबंधन करो। यह बात बाबा साहब ने बताने के बाद भी अम्बेडकरी नेता बाबा साहब की भी बात नहीं मानते। ऐसे नेताओं के लिए बाबा साहब कहते हैं, जो नेता अपने समाज पर होने वाला अन्याय अपनी खुली आंखों से देखता हो और वह उस अन्याय का प्रतिकार करने में असमर्थ हो, वैसे नेता अपने समाज का भला नहीं कर सकते। ऐसे नेताओं को बदलो, समाज की स्थिति बदलेगी। आज हमें अम्बेडकरी नेताओं की बात मानने के बजाय बाबा साहब जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, मैंने आरपीआई और राजनीतिक पार्टी भारतीय राज्य घटना का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्थापित की है। इस आरपीआई को अमेरिकन स्टाइल से चलाने का सुझाव भी बाबा साहब 1955 में देते हैं।
तो क्यों न हम बाबा साहब की बात मानकर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के आरपीआई पर लड़े। फिलहाल एससी, एसटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध ऐसे 52% भारत के लोग समदुखी है। यह 52% लोग अभ्यासक राजू परुड़ेकर जी के मुताबिक बहुजन है। इसलिए क्यों न हम सारे 52% लोग बाबा साहब के आरपीआई पर लड़े। रहे 44% बहुजन जिन्हें ओबीसी कहा जाता है। भारतीय राज्य घटना के इम्प्लीमेंटेशन को बात फिलहाल राहुल गांधी जी करते हैं। इसलिए हम 52% समदुखियों ने बाबा साहब के आरपीआई पर लड़कर राहुल गांधी जी के कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए। अगर 52 और 44% गठबंधन होता है तो हम दोनों आरपीआई और कांग्रेस मिलकर भारत के राज्य घटना सही मायने में बाबा साहब के कहने के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी 52% समदुखी लोगों को आग्रह करता हूं कि जो सन 2029 के जून तक होने वाले 25 विधानसभाओं में और सन 2029 के जून में होने वाली लोकसभा में बाबा साहब की आरपीआई पर लड़कर राहुल गांधी जी के कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े और भारत के राज्य घटना को बाबा साहब के कहने के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। जय भीम। मैं डॉक्टर मोरेश्वर राम जी नगराळे, अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्वप्न साकार मंच और उपाध्यक्ष आरपीआई वर्धा जिला महाराष्ट्र।